Hello guys, so today we are going to start the first chapter of class 10 which is the name of the manuscript painting tradition. Okay, so now from this chapter there's a low chance of question answers in the exam, but in schools UT we can say that this chapter is also included, so we have to study this also as भले ही लो स्कोरिंग चैप्टर है लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं. ठीक है. ओके नाउ what we see this is khanda है ना, the third khanda. What is the means of khanda? So the khanda means is this, that part. What is part? Third part of what? Third part of विष्णु धर्मोत्तर पुराण. ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा. That the third part of विष्णु धर्मोत्तर पुराण, a 5th century text जो उन्होंने देखी थी. ठीक है, 5th century text जो है उसमें एक चैप्टर है which is called चित्रसूत्र, है ना. तो इनका बेसिकली कहने का मतलब है कि विश्व धर्मोत्तर पुराण का जो चैप्टर है ना, खंड मतलब पाठ, और या फिर बोल सकते हो चैप्टर. कह सकते हो ये क्या हुआ, वेट कह सकते हो चैप्टर भी कह सकते हो. करेक्ट, वी कैन से ऑल्सो चैप्टर. ओके नाउ विच तो उसके 5th century टेक्स्ट जो है ना, उसके 5th century टेक्स्ट में एक चैप्टर है चित्रसूत्र, उसके पाठ के चैप्टर. ठीक है, विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स बुक देखी गई थी हमारे इंडिया आर्ट के लिए इन जनरल और पेंटिंग स्पेसिफिकली. इट टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग कॉल्ड प्रतिमा लक्षणा. इसको हम क्या कहते हैं? इट टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ प्रतिमा लक्षणा. ठीक है, बेसिकली कह रहा है कि ये जो ये बात करता है हमारे इमेज के आर्ट की, जो कि बनाया गया. उसका नाम क्या था? एक आर्ट बनाई गई थी, उसका नाम था प्रतिमा लक्षणा. ओके नाउ विच आर कैनन्स ऑफ पेंटिंग, है ना, दैट आर कैनन्स ऑफ पेंटिंग. ओके सो द खंडा ऑल्सो, जो खंड है पार्ट है उसका, ऑल्सो डील्स विद द टेक्निक्स कौन कौन सी. अब आपको देखो मेन पॉइंट क्या है, यू हैव टू लर्न दिस, दैट द, मैं हाईलाइट कर देती हूँ so you also highlight this in your book. Okay so ये इससे पार्ट आता है कि दैट द टेक्निक्स क्या है. बेसिकली ये हमारा एक टाइप का क्या है, हमारे लिए ये एक हमारा वॉट दिस इज अ काइंड ऑफ हमारा एक क्वेश्चन बन के आता है दैट क्या दैट व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ फाइन आर्ट, है ना, ऑफ द आर्ट इन द प्रीवियस मतलब ट्रेडिशन क्या था हमारे मैसिव ट्रेडिशन, जो हमारा ओल्ड एज पेंटिंग थी उसमें हमारे उस ट्रेडिशन में हमारी टेक्निक्स क्या होती है. ऐसा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. दिस इज कॉल्ड 1 मार्क क्वेश्चन, जिसमें आता है टूल्स, मटेरियल, सरफेस, वॉल, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव एंड 3 डायमेंशनलिटी ऑफ ह्यूमन फिगर्स. देखो आपको क्या रखना है. देखो हमने देखा है कि मैं बताता हूँ, एक मैन्युस्क्रिप्ट है ना, हमने मैन्युस्क्रिप्ट का मैं आपको एक डिटेल देती हूँ. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट है वो बहुत छोटी सी होती है. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बहुत छोटी सी, लाइक एक फिंगर साइज तक की. ठीक है, फिंगर साइज तक की पेंटिंग जिसमें टेक्निक्स हैं. ओके जिसमें टूल्स हैं, टूल्स का यूज़ किया है. ठीक है, मटेरियल्स का यूज़ करते हैं ऑब्वियस बनाने के लिए. ऐसे याद रखो, सरफेस हमें एक वॉल दी गई है उस पर हम बना रहे हैं. परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, हमारा पर्सपेक्टिव क्या उसे बनाने का, वो हम देखकर ही. तो अगर हम कुछ बना रहे थे हमारे, जैसे कि अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, ठीक है, सपोज हमने कोई पेंटिंग बनाई, तो हमें पता है कि ये हमें क्यों बनाया. जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है, तो हमें पता है हम प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या उसको बनाने का, कि वो हमें सबमिट करना है ताकि हमें उससे मार्क्स मिले. दैट्स अ काइंड ऑफ, आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव का कुछ होता है. ठीक है, फिर आता है 3 डायमेंशनल ह्यूमन फिगर्स. वो क्या बनाते हैं उस पेंटिंग में? 3 डायमेंशनल ह्यूमन फिगर्स होते हैं. ठीक है, डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग सच एज रूप भेदा और लोग, अपीयरेंस, परमाना, मेजरमेंट, प्रपोर्शन एंड स्ट्रक्चर, भावा और एक्सप्रेशन, लावण्य, योजना और एस्थेटिक कंपोजिशन, सदृश्य, रिजेम्बलेंस, वर्णिकम, भांग और यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड एट लेंथ विद एग्जांपल्स. देखो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि देखो जो उस टाइम के पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उनका मेन किस पे कंसंट्रेशन रहता था? इन सब चीज़ों पे, है ना. ओवरऑल उनका कंसंट्रेशन इन सब चीज़ों पे रहता था. ठीक है, अब देखो तुम क्या, अब मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है, अब देखो इसमें से जो 1 मार्कर में ये वेट 1 मार्कर में इसमें क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट जो है ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है ना. क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा इसमें भी आपको सब कुछ याद नहीं रखना. आपको इसमें क्या याद रखना है कि रूप भेदा, मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ. जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दूँगी. ठीक है, ये देखो रूप, आपको
ओ सॉरी रूप भेदा नहीं है, सॉरी रूप भेदा नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, इंग्लिश वर्ड से याद रखना है कि हमारे पास हमारे पेंटिंग से डिफरेंट लिम्स है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट आर द नहीं वेट, हाँ आप ये लिख सकते, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिम्स ऑफ पेंटिंग, ठीक है, वो पूछ सकता है। तो आपके पास कौन कौन सा, एक तो लुक्स, ठीक है, अपीयरेंस। अगर देखो अगर हम कोई पेंटिंग बनाए तो उसके लुक्स देंगे, हम दिखाएंगे उसके लुक्स कैसे, उसकी लुक पर्सनालिटी दिखाएंगे, अपीयरेंस दिखाएंगे। अपीयरेंस मीन्स वो कैसी दिख रही है। मेजरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं, अगर हम कुछ बना रहे हैं, जैसे हमने कोई टेबल बनाया तो हम उसका पहले मेजर करते हैं, उसका एक सेंटीमीटर देख के हम स्केल से बाद मेजरमेंट करते हैं। प्रपोर्शन हम देखते हैं कि अगर सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, भावा नहीं लिखते, हमें एक्सप्रेशन, ये उसके हिंदी मीनिंग्स है। एक्सप्रेशंस दिखाते हैं उस पेंटिंग में, उसके एस्थेटिक कंपोजिशन, आजकल तो आप लोग बहुत एस्थेटिक हो ही एज वेल एज मेरे तो, ठीक है, ओके, रिजेम्बलेंस, ओके। और फिर उसके बाद यूज ऑफ ब्रश भी होता है, कलर्स भी होती है पेंटिंग्स में। हैव एक्सप्लेन एट लेंथ विद एग्जाम्पल्स, और ये क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने समझा दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं है, करेक्ट। अब देखो हैव ईच ऑफ दीज हैव, इन सब के बहुत सारे सब सेक्शंस है ना। दीज कैनन्स, अब यही सब कैनन्स जो है ये रीड, यही सब जो है ना, ये सब सेक्शंस इनके भी हैं। दीज कैनन्स, यही सब कैनन्स रीड करके जो हमारे आर्टिस्ट ने रीड किया था, समझा, अंडरस्टूड बाय आर्टिस्ट, उन्होंने समझाया था एंड फॉलोड थ्रू से। और वही सब चीज़ें जो इन आर्टिस्ट ने डिज़ाइन की, जिन्होंने सोची, जिन्होंने समझाई, वही सब चीज़ें आज हम सेंचुरी फॉलो कर रहे हैं एंड बिकम द बेसिस। और यही सब चीज़ें हमारे सारे स्टाइल का बेसिस बन गया, ये हमारी क्या है, बेसिस। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद देखो मैं एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, फिर तुम बोलोगे कि ये चीज़ तो मेंशन बताई नहीं थी, लिख की नहीं, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये भी क्या है, इसमें ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस पर ना स्टार थोड़ा मार्क कर लेना, इस पर थोड़ा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट में आता है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है उसमें मैं स्टार मार्क कर दूँगी। देखो, पेंटिंग्स फ्रॉम द मिडाइवल पीरियड हैव अर्नड अ जेनरिक नेम। फॉर एग्जांपल, जो पेंटिंग्स हैं हमारे मिडाइवल पीरियड से, उन्होंने अर्न किया एक जेनरिक नेम। फॉर एग्जांपल मिनिएचर पेंटिंग्स, जो हम पढ़ रहे हैं, ओनिंग टू देयर रिलेटिवली स्मॉलर साइज। तो मैंने क्या कहा था, स्मॉलर साइज का होता है, स्मॉलर साइज। दीज मिनिएचर पेंटिंग्स वर हैंड हेल्ड, इन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं, इजिली कैरी कर सकते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस, इतना छोटा होता है कि तुम दूर से देख ही नहीं सकते, तुम्हें एकदम से अपने पास आना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू माइन्यूटी, जो मैंने पहले आपको बता दिया। नाउ द वॉल ऑफ पैटर्न्स मेंशन वर often डेकोरेटेड विद म्यूरल। जो वॉल होती थी हमारे, जो राजा महाराजा के टाइम के मेंशंस की वॉल होती थी ना, वो वॉल्स इन्हीं मिनिएचर पेंटिंग से, म्यूरल पेंटिंग से डेकोरेटेड होती थी। दीज मिनिएचर्स वर नेवर इंटेंडेड टू बी पुट अप ऑन द वॉल्स, लेकिन इनका कभी इंटेंशन नहीं था कि ये वॉल पे लगाया जाएगा। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पेंटिंग आर अप्रोप्रिएटली रेफर्ड टू एज, जो लार्ज सेक्शन है हमारे पेंटिंग्स का, उन्हें हम क्या रेफर करते हैं, एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन हम उसे रेफर करते हैं, ठीक है। एज दे आर पिक्टोरियल ट्रांसलेशन होती हैं वो, उनमें हम इसमें क्या होता था ना, जो पहले के टाइम के आर्टिस्ट थे, वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग जो थी, उसके अंदर वो क्या दिखा देते थे, उनकी जो कोई डेली लाइफ स्टोरी हो गई या कोई हंटिंग सीन या कुछ, उसको स्टोरी को पिक्टोरियली वो उसे हमारे सामने दिखाते थे। मतलब कि उन्होंने एक मान लो पोएम है, उसको इमेज के थ्रू उन्होंने दिखाया। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, हम जैसे कि क्या होता है, मूवी लिखी जाती है सिर्फ, लेकिन उसे हम परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो वही वो चीज़ लिखी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हाँ अब देखो लिटरली वो क्या होता है, म्यूजिक टेक्स्ट है, वर्सेस हैंड रिटन है, वर्सेस क्या है, हैंड रिटन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेस? वर्सेस इज काइंड ऑफ एक कोट, तुम क्या बोल सकते हो, एक कोट बोल सकते हो, ठीक है, कोट है जो कि उसके टॉप, अगर देखो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसमें इतने टाइप में तो क्या है, पेंटिंग है, लेकिन इतने में वो क्या लिखते थे, वो ऊपर एक टॉप मोस्ट पोर्शन छोड़ते थे जहाँ पे वो वर्सेस लिखते थे, है ना। क्लियरली डेमोक्रेटेड बॉक्स लाइक स्पेस वो छोड़ते थे, देखो ये रहा, वंस फाइंड द टेक्स्ट नॉट इन फ्रंट बट बिहाइंड द बैक ऑफ दैट, ठीक है। ये कहाँ पे होता था, बैक ऑफ पेज, वेट, ये कहाँ होता है, बैक ऑफ पेज बट टॉप मोस्ट,
ठीक है, बैक ऑफ पेज बट टॉप मोस्ट। मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन वर मेथोडिकली कंसीव्ड इन थीमेटिक सेट, मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन जो होती थी उसको मेथोडिकली कंसीव किया जाता था एक थीमेटिक सेट में। ईच सेट कंप्राइजिंग सेवरल लूज पेंटिंग, हर एक सेट में बहुत सारी लूज पेंटिंग्स होती थी और फोलियोज होती थी। ठीक है, ईच फोलियो ऑफ पेंटिंग, हर एक फोलियो का एक उसके ऊपर एक उसकी एक करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट होती थी। ठीक है, देखो एक पेज पे डन हो गया है ना। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देखो, inscribed either in the demarcated space on the upper portion of the painting or in its verse. What he is trying to say that inscribed है either in the demarcated space में, या तो उस एक स्पेस में on the upper portion of the painting, और उसके रिवर्स में, या तो ठीक है, या तो उस पेंटिंग के ऊपर लिखते थे उस वर्स को, या फिर उसके पीछे लिखते थे। ये कहना चाह रहे हैं, है ना। देखो ठीक है, वन वुड हैव सेट ऑफ रामायण पेंटिंग। एक देखो, एक हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसके एग्जाम्पल्स याद करते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत पूछता है कि हर एक में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, और अगर एग्जाम्पल नहीं भी पूछा है और लिख दिया तो वेल अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ईच सेट वॉज रैप्ड इन अ पीस ऑफ क्लॉथ। हर एक सेट जो होता था, ये हैंड रिटन थे, देखो ये क्या थे, हैंड रिटन थे, तो इनको रैप्ड इन अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्टोर्ड एज अ बंडल। इसको और इसे किससे बांधते थे, ये उस टाइम पे लोग इसे धागे से बांधते थे। इन द लाइब्रेरी ऑफ द किंग, और पैटर्न इसे रख दिया जाता था। ठीक है, अब देखो ओह शिट, वेट वेट वेट, अब देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोलियो पेज ऑफ द सेट वुड बी द कॉलोफन पेज। कॉलोफन पेज जो इसका होता था वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि इस वाले पेज पे देखो, यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पे सबसे फर्निश इन्फॉर्मेशन होती थी रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ द पैटर्न। नेम क्या था, जिसने वो चीज़ बनाई, ठीक है, वो पेंटिंग वो जिसने भी बनाई, उस पे पैटर्न किसने बनाया, आर्टिस्ट कौन था, स्क्राइब क्या है उस पर लिखी हुई, उस पर स्क्राइब भी लिखते थे, डेट कब बनाई, प्लेस कहाँ पे बनाया, कहाँ पे कंप्लीट किया वर्क, और अदर सच इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में डालते थे। ठीक है, अब उसके बाद हाउएवर ड्यू टू द रैवेजेस ऑफ टाइम द कॉलोफन, जैसे जैसे टाइम जाता गया है ना, द कॉलोफन पेजेस हैव अपन गॉन मिसिंग। मतलब कि अब एक देखो, पेज पे हैंड में पेपर बनाते थे, तो उसको कितना टाइम तक वो संभल के रख सकती है ना। तो किसी किसी पेंटिंग की, किसी किसी मैन्युस्क्रिप्ट का ऐसा भी है जिसके कॉलोफन पेजेस गायब हो चुके हैं, मतलब कहीं फट गए, कहीं गिर गए, तो अभी उसका पता ही नहीं है वो बेसिकली वो है किसकी, किसने बनाई थी, कब बनाई थी। कंपेयरिंग स्कॉलर्स टू एट्रीब्यूट मिसिंग पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज। बीइंग फ्रेजाइल पीसेज ऑफ आर्ट वर्क पेंटिंग्स आर सस्पेक्टेबल टू मिस हैंडलिंग। देखो लिखा है ना कि वो ऐसे पीसेस कैसे खो गए आर्ट वर्क का, क्योंकि पेंटिंग को क्या किया, या तो मिस हैंडलिंग की, या फायर की, जैसे ह्यूमिडिटी की वजह से, या किसी दूसरी कैलेमिटीज और डिजास्टर्स की वजह से वो खो गई। कंसिडर्ड एज प्रीशियस एंड वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल्सो बीइंग पोर्टेबल भी बने, और पेंटिंग्स और अपन गिफ्ट किए जाते थे किसको, प्रिंसेसेस को, एज पर ऑफ देयर एज द पार्ट ऑफ डाउरी, दहेज के नाम पे उस टाइम पे वो क्या करते थे, एज अ पार्ट ऑफ डाउरी लोगों को देते थे, सामने वालों को। व्हेन दे गॉट मैरिड, मतलब मान लो कितना एक्सपेंसिव होता होगा वो, दे वर ऑल्सो एक्सचेंज एज अ गिफ्ट, किंग्स और कोर्टियर्स होते थे उनके बीच में। ठीक है, एज एक्टर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो उसको ट्रेडिंग भी होती थी, इसकी ट्रेडिंग भी की जाती थी। पेंटिंग्स ऑल्सो ट्रैवल टू रिमोट रीजन, अलग अलग रीजन्स में क्या करते थे, मूव करते थे पेंटिंग्स भी। ठीक है, अलग अलग पेंटिंग में मूव करते थे। नाउ मूविंग विद पिलग्रिम्स हो गया, मॉन्क्स हो गई, मतलब मॉन्क्स मतलब जैसे साधु संत हो गए, एडवेंचरर जो एडवेंचर करते थे, ट्रेडर जो थे बिजनेस करते थे, प्रोफेशनल नरेटर। ठीक है, दस फॉर इंस्टेंस वन वुड फाइंड द मेवाड़ पेंटिंग विद द बूंदी किंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फाइंड द मेवाड़ पेंटिंग, जहाँ ऐसे क्या हुआ, फॉर अ चेंज अगर हम देखें तो हमने क्या ढूंढा, मेवाड़ पेंटिंग देखी थी विद द बूंदी किंग एंड वाइस वर्सा। उसका मतलब उल्टा भी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग
अगर हम इस जो पेंटिंग है इसको वापस दोहराने की कोशिश करें, दोबारा कंस्ट्रक्ट करने से एक फिनोमेना टास्क है। देयर आर फ्यू डेटेड सेट्स कंपेयर टू अनडेटेड वंस। यहाँ पे कुछ ऐसे डेटेड सेट्स है जो कंपेयर्ड है अनडेटेड वंस के। व्हेन अरेंज क्रोनोलॉजिकली देयर आर वेकस स्पेल्स इन बिटवीन वेयर वन कैन ओनली स्पेक्युलेट द काइंड ऑफ पेंटिंग एंड देखो ये वाला पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना कुछ पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चीज़ में डार्कली मार्क जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। ये देखो द लूज फोलियोज आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सेट एंड द डिस्पर्स इन वेरियस म्यूजियम। तो जिनके क्या है, जिनके फोलियोज ऊपर के जो कॉलोफन पेज था वो खो चुका है। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जिसका कॉलोफन पेज खो चुका है वो वाला पार्ट जो है ना, वो वाली चीज़ जो है वो अब ओरिजिनल सेट तो रही नहीं, अब उसे कोई भी ले रहा है, कोई भी अपने म्यूजियम में रख रहा है, प्राइवेट कलेक्शन में भी यूज़ कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब देखो कीप सरफेसिंग टाइम एंड अगेन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूटेड टाइमलाइन एंड कंपेलिंग स्कॉलर्स टू मॉडिफाई। पीछे कुछ गायब होगा, वेट, हाँ। तो कीप सरफेसिंग टाइम एंड अगेन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूटेड टाइमलाइन। अगर हम देखें हम टाइम वापस देख रहे हैं, है ना, हम उसे देख रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट टाइमलाइन को, कंपेलिंग स्कॉलर्स टू मॉडिफाई एंड रीडिफाइन। उन स्कॉलर्स को कह रहे हैं कि आप इसे मॉडिफाई करिए, फिर से बनाइए। क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री इन दिस लाइट डेटेड सेट्स ऑफ पेंटिंग्स आर डिस्क्राइब्ड हाइपोथेटिकल इन टाइम फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें आपका कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू, ठीक है। अच्छा, आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ द वीडियो कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो क्या है, वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी इस पे आ जाते हैं, है ना, ठीक है। देखो पेंटिंग एक्टिविटी दैट थ्राइव लार्जली इन वेस्टर्न पार्ट्स, सॉरी, पेंटिंग एक्टिविटी दैट थ्राइव लार्जली इन वेस्टर्न पार्ट्स। जो हमारी पेंटिंग एक्टिविटी थी वो लार्जली कहाँ पे थी, वेस्टर्न पार्ट्स में थी ऑफ द इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट था जहाँ पे वेस्टर्न इंडिया स्कूल ऑफ पेंटिंग बना, ठीक है, जहाँ से हमें वेस्टर्न इंडिया स्कूल ऑफ पेंटिंग मिला विद गुजरात एज इट्स। देखो हमारी पेंटिंग एक्टिविटी वो ज़्यादा कहाँ फैली थी, सबसे इनिशियली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे वेस्टर्न इंडिया स्कूल ऑफ पेंटिंग आई विद गुजरात एज, वहाँ पे गुजरात जो था सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर है, एंड साउदर्न पार्ट्स भी, है ना, ऑफ राजस्थान। देखो प्रोमिनेंट सेंटर गुजरात है, मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर, और साउथर्न पार्ट से अगर देखें, वेस्टर्न पार्ट से, यहाँ पे आई विल मेंशन दिस कि क्या क्या है, देखो वेस्टर्न पार्ट की बात करोगे तो गुजरात, लेकिन अगर साउदर्न पार्ट की बात करी तो राजस्थान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम सिग्निफिकेंट पोर्ट्स इन गुजरात। हमारे पास देखें अगर हम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एज अदर सेंटर्स भी है विद द प्रेजेंस ऑफ सम सिग्निफिकेंट पोर्ट्स इन गुजरात। अगर हम देखें हमारे पास कुछ पॉइंट है गुजरात में, देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स, जहाँ पे क्या थे, नेटवर्क थे ट्रेड रूट्स पासिंग थ्रू दीज एरिया, स्पेशली मेकिंग द मर्चेंट ट्रेडर एंड लोकल चिफ्टियंस पावरफुल पैटर्न्स ऑफ आर्ट ड्यू टू द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जो पावरफुल पैटर्न्स थे हमारे आर्ट के ड्यू टू वेल्थ और प्रोस्पेरिटी दैट ट्रेडिंग ब्रॉड, उन्होंने ट्रेडिंग की इसमें। एंड द मर्चेंट क्लास लार्जली रिप्रेजेंटेड बाय द मर्चेंट क्लास जो थी उसको लार्जली कौन रिप्रेजेंट करता था, जैन कम्युनिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन, जैन कम्युनिटी, एंड लेट टू बिकम सिग्निफिकेंट पैटर्न्स ऑफ थीम रिलेटेड। इसी वजह से हमारा जो सबसे ज़्यादा बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो मर्चेंट क्लास था वो लार्जली कौन रिप्रेजेंट करता था, जैन कम्युनिटी, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द थीम्स क्या होने लगे, जैनिज्म होने लगे। पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया स्कूल दैट डिपिक्ट्स जैन थीम्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन एज जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जब वेस्टर्न इंडियन स्कूल जो है वो जैन थीम सिखाने लगा तो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलने लगे। नाउ जैन पेंटिंग ऑल्सो रिसीव्ड इम्पेटस बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ शास्त्र दान बेसिकली उस वक्त क्या होता था, डोनेशन ऑफ बुक्स गेन फेवर अमाइट द कम्युनिटी।
ये फेवर गेन कर रहा था अपनी तरफ जैन कम्युनिटी। Where the act of donating illustrated paintings to the monastery library is called भंडारा। उस टाइम पे जो लाइब्रेरी से हम भंडारा, उसे भंडारा कहते थे, और शांतिदान मतलब डोनेशन ऑफ बुक वो करते थे जिसके अंदर फेवर मिलता था उनकी कम्युनिटी को। जहाँ पे उन्होंने ये जो एक्ट करके दिखाया टू द मोनास्ट्री लाइब्रेरी जो थी उनको वॉज ग्लोरीफाइड एज अ जेस्चर ऑफ चैरिटी। चैरिटी दिखा रहे थे, चैरिटी कर रहे थे, राइटनेस ऑफ एंड राइटनेस और ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे वो। ठीक है, अब देखो अमंग द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट इन द जैन ट्रेडिशन इज कल्पसूत्र। अगर हम देखें जैन ट्रेडिशन में सबसे मोस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट जो सबसे वाइडली इलस्ट्रेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट है वो क्या है? कल्पसूत्र है। ये मेंशन करने की बात है तो करो हाईलाइट 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 हाईलाइट। ठीक है, अब उसके बाद देखो इट हैज़ अ सेक्शन रिसाइटिंग इवेंट। इसके पास एक सेक्शन है जो कि रिसाइट करता है इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द 24 तीर्थंकर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करो। सेक्शन रिसाइटिंग इवेंट द लाइफ ऑफ द 24 फ्रॉम देयर बर्थ टू सेल्वेशन। उसके 24 तीर्थंकर मतलब कि 24 सेक्शन है। ठीक है, 24 पार्ट है उसके। अब इसके अंदर क्या है? तीर्थंकर मतलब 24 चैप्टर्स भी बोल सकते हो, 24 पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तीर्थंकर मतलब चैप्टर और पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखो दैट प्रोवाइड अ बायोलॉजिकल नरेटिव, दैट प्रोवाइड अ बायोग्राफिकल नरेटिव सॉरी एंड पॉट आर्टिस्ट टू पेंट, जो कि क्या देता है कि एक दिखाता है आर्टिस्ट को, एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि आप ये बना सकते हैं। ठीक है, 5 की इंसिडेंट रिपली इलैबोरेटेड एज कंसेप्शन बर्थ। तो 5 की है इसमें, वो क्या है ये भी याद रखो। 5 key incident is roughly elaborated as conception, birth, renunciation, enlightenment, and first sermon and salvation from the lives of Tirthankars. And events leading to and around this comprise most part of the Kalpasutra, कि comprise करता है most of the part of the Kalpasutra। अब देखो तुमको एक इस पे आ सकता है एक क्वेश्चन दैट कि राइट अबाउट समथिंग कल्पसूत्र, तो तुम उसमें क्या लिखोगे? यही लिखोगे। तो कहने का क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन राइट समथिंग अबाउट कल्पसूत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ठीक है, देखो अदर पॉपुलरली पेंटेड टेक्स्ट आर कल्काचार्य कथा, एंड संग्रीनी सूत्र अमंग अदर। कल्का देखो इससे क्वेश्चन आता नहीं है बाय द वे, इससे क्वेश्चन आना ना के बराबर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक बार समझा दे रही हूँ। तो ग्रीन से कर देती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अदर पॉपुलरली पेंटेड टेक्स्ट आर कल्काचार्य कथा और संग्रीनी सूत्र अमंग अदर
और भी बाकी है। कल्काचार्य कथा क्या कहता है, नरेट्स द स्टोरी ऑफ आचार्य कल्का, नाम पे ये है कल्काचार्य कथा, नाम याद कर सकते हो तो कर लो। कल्काचार्य कथा पे एक मतलब कि एक स्टोरी नरेट की है, मतलब एक स्टोरी है जो कि किसी एक पर्सन के ऊपर है, आचार्य कल्का, हु इज एन मिशन टू, जिनका मिशन क्या था, टू रेस्क्यू हिज अबडक्टेड सिस्टर, जो एक उनकी जो अबडक्टेड सिस्टर है उसको, एक जैन नन बेसिकली, फ्रॉम एन एविल किंग से बचाना। इट रिकाउंट्स वेरियस थ्रिलिंग एपिसोड, इस जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसके अंदर बहुत सारे थ्रिलिंग एपिसोड्स हैं, एंड एडवेंचर्स ऑफ कल्का सच एज हिम इज फोवरिंग टू लैंड टू लोकेट हिज मिसिंग सिस्टर, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज मैजिकल पावर्स, फॉर्गिंग अलायंसेस विद द अदर किंग, एंड लास्टली बैटलिंग द एविल किंग। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि उनके बारे में दिखाया था, उन्होंने कैसे उसे बचाया, उनको कैसे ढूंढा, उनके एडवेंचर क्या थे, उन्होंने क्या अपनी मैजिकल पावर डेमोन्स्ट्रेट की, अब उन्होंने कैसे बाकी बाद में एविल किंग को मारा। Okay. Uttardhayana Sutra contains the teaching of Mahavir that prescribes the code of conduct that monks should follow, and देखो एक उत्तरधान्य सूत्र भी है जिसमें कि किसके बारे में बताया गया है, टीचिंग ऑफ महावीर, जो महावीर टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को प्रेस्क्राइब किया है, दैट द कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट जो कि मॉन्क ने किया है, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। एंड संग्राहिणी सूत्र इज अ कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है जो कि कंपोज हुआ था 12th सेंचुरी में, एंड दैट कंप्राइजेस कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड मैपिंग ऑफ द स्पेस। Jan got these texts written in numerous copies. They were either sparsely Jan got these texts written in numerous copies, बहुत सारे copies बनवाई, and they were easily, partially, profusely illustrated उसमें थी with painting, and hence एक typical Collier painting would be divided into sections with allocated spaces for writing the text in painting। मतलब कि पेंटिंग भी बनाई गई उसी में एक छोटा सा स्पेस भी छोड़ा गया लिखने के लिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, सेक्शन बहुत अच्छे से डिवाइडेड थे उसमें, ठीक है। अब देखो कल का सीन ऑन द लोअर राइट एंड देखो यही चीज़ दिखाया गया, ये पेंटिंग जो हम अभी पढ़ रहे थे, कल का चार्य भी हम पढ़ रहे थे ना, तो अभी क्या पढ़ रहे थे, कल का चार्य, देखो यही है, कल का सीन ऑन द लोअर राइट, ये रहा, देखो ये कल का है, कल का चार्य नीचे, एंड हिज कैपेटिव सिस्टर इज डिपिक्टेड टुवर्ड्स द टॉप लेफ्ट, देखो ये रही उसकी बहन, ये कौन है, उसकी बहन है, ठीक है। द डंकी विद मैजिकल पावर इज स्पीविंग एरोज एट कलकाज आर्मी, देखो ये डंकी है, ये किसकी तरफ देख रहा है, उसकी आर्मी की तरफ देख रहा है। एंड द एविल किंग प्रिसाइड्स फ्रॉम द इनसाइड द सर्कुलर फोर्ट, ये जो एक सर्कुलर फोर्ट देख रहे हो ना, इसी सर्कुलर फोर्ट के अंदर वो क्या है, ये राजा बैठा है, जो कि कौन है, गंदा राजा है, ठीक है, बेसिकली दुश्मन है। What is written, a small hole in the center was created for, देखो यहाँ पे एक सेंटर है, बोल रहा है, देखो क्या लिखा है, एक स्मॉल होल इन द सेंटर वॉज क्रिएटेड फॉर अ स्ट्रिंग, एक स्मॉल होल, अब देखो वो जो फोलियो बनाते थे उसमें क्या करते, एक स्मॉल होल क्रिएट करते थे फॉर अ स्ट्रिंग टू पास टू फास्टर इन द पेजेस को, हम ऐसे मैंने कहा था धागे से बांधते थे, दैट वर इन टर्न प्रोटेक्टेड विद वुडन कवर्स, ऊपर वुडन कवर लगाते थे, तो वो क्या था, पतलीज। अब देखो वो पूछ सकता है दैट व्हाट आर पतलीज, आंसर आ सकता, वो पूछ सकता है कि दैट व्हाट वर द पतलीज, 1 मार्कर, 1 मार्क। अब आप इसको अपने कॉपी में, अपने बुक में जहाँ भी लिख रहे हो उसको एक बार 1 मार्क करके मार्क करो, देखो यहाँ पे अर्ली जैन पेंटिंग्स वर ट्रेडिशनल, जो स्टार्टिंग की जैन पेंटिंग्स थी ना, दैट वर ट्रेडिशनली डन ऑन पाम लीव्स समझते हो, पान के पत्ता उसके ऊपर बनते थे, बिफोर पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन द 14th सेंचुरी में
आया था ना पेपर, तो उससे पहले इस पे करते थे। एंड द अर्लीस्ट सर्वाइविंग पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डेट बैक टू द 11th सेंचुरी। जो 11th सेंचुरी की एक पेंटिंग है जो कि पाम लीफ से बनाई गई, जो कि अभी तक बची हुई है, वो सबसे इकलौती एक ऐसी है जो कि अभी तक अर्लीस्ट सर्वाइविंग पाम लीफ है। एंड द पाम लीव्स वर एडिकेटली ट्रीटेड बिफोर पेंटिंग एंड द राइटिंग वॉज एज्ड अपॉन द लीफ। राइटिंग लिखते भी थे विद द शार्प कैलीग्राफिक डिवाइस। सोच सकते हो कि एक पाम लीफ के ऊपर वो कैसे लिख सकते होंगे, कैसे लिख लेते होंगे, है ना। बहुत ही मुश्किल काम है वैसे, ठीक है, बट नथिंग इज मुश्किल इन दिस, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ओइंग टू द नैरो एंड स्मॉल स्पेस ऑन पाम लीफ, अगर हम देखें कि ओइंग टू द नैरो, एक पतला सा और स्मॉल स्पेस होता है पाम लीफ पे, पेंटिंग बनाई उस पे। इनिशियली वॉज लार्जली कन्फाइंड टू पतलीस दैट वर लाइब्रेरी पेंटेड इन द ब्राइट कलर, उस पे लगाते थे। विद इमेजेस ऑफ गॉड्स बनाते थे एंड गॉडेसेस इंसिडेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ जैनाचार्य। 3 चीज़ों की थीम थी, देखो, या तो गॉड्स, थीम्स क्या थी, देखो, थीम्स वॉज आइदर गॉड्स, either goddesses or either जैनाचार्य, ये इनकी थीम्स थी, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखो, अरे वाह वाह, क्या बात है, अब काम हुआ है, मतलब मैं क्या करूँ, ये भगवान आपका क्या कर रहे हो, ये देखो 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 देखो, यहाँ देखो। जैन पेंटिंग्स डेवलप्ड अ स्कीमेटिक एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। जैन पेंटिंग जो थी वो उन्होंने डेवलप किया एक स्कीमेटिक और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फॉर पेंटिंग, आफ्टर डिवाइडिंग द स्पेस इनटू सेक्शंस बनाए उसमें टू अकोमोडेट डिफरेंट इंसिडेंट्स, अलग अलग इंसिडेंट दिखाने के लिए। सोच सकते हैं पाम लीफ के ऊपर उन्होंने सेक्शंस बना दिए, कैसे हो सकता है लेकिन होता है। तो वन ऑब्जर्व्स द पेंचेंट फॉर ब्राइट कलर एंड डीप इंटरेस्ट इन डिपिक्शन ऑफ टेक्सटाइल पैटर्न। टेक्सटाइल पैटर्न बहुत दिखाते थे, ब्राइट कलर्स से बनाते थे, थिन होती थी, वायरी लाइन्स होती थी, प्रीडोमिनेंट द कंपोजिशन एंड 3 डायमेंशनलिटी ऑफ फेसेस अटेम्प्टेड। 3D डायमेंशनल इमेजेस दिखाते थे विद एन एडिशन ऑफ फर्दर आई ऑल्सो, बाद में आई भी बनाने लगे वो अच्छे से। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स दिखाते थे, रिवीलिंग सल्तनेट डोम्स, पॉइंटेड आर्क्स, या इंडिकेट करता था पॉलिटिकल प्रेजेंस ऑफ सुल्तान इन द रीजन ऑफ गुजरात और मांडू और जौनपुर और पटना और among others. Where these paintings were done, several indigenous features and local culture, बहुत सारे इंडिजिनियस फीचर्स और लोकल कल्चरल लाइफस्टाइल जो थी वो विजिबल है थ्रू टेक्सटाइल कैनोपीज एंड वॉल हैंगिंग्स पे भी दिखती है, फर्नीचर पे दिखती थी, कॉस्ट्यूम्स पे दिखती थी, यूटिलिटेरियन थिंग्स पे दिखती थी। फीचर्स ऑफ दैट लैंडस्केप आर ओनली सजेस्टिव, जो फीचर्स है उस लैंडस्केप के वो सिर्फ और सिर्फ सजेस्टिव है एंड यूजुअली नॉट डिटेल्ड, अभी तक वो डिटेल्ड नहीं है। अ पीरियड ऑफ रफली 100 ईयर्स, अगर देखिए रफली 100 ईयर्स पहले की बात है कि फ्रॉम अबाउट 1350 से लेकर अरे नॉट डिटेल फिक्स कर दिया, 1350 से लेकर 1450, पूरे 100 ईयर्स की रफली अबाउट बात है ये। अपीयर्स टू बी मोस्ट क्रिएटिव फेज था ये जैन पेंटिंग का, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, मैं थोड़ा रफ करके बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में आ जाता है कि अ पीरियड ऑफ रफली, अरे पीरियड ऑफ 1350, ये देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है। वन ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम द सिवियरली आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन टू द इंक्लूजन्स ऑफ, एक देखा था शिफ्ट देखा था हमने उस वक्त ही, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों को आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन दे टू इंक्लूजन ऑफ एट्रैक्टिवली, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके उस चीज़ को। एस्पेक्ट ऑफ लैंडस्केप, फिगर्स एंड डांस पोजेज, म्यूजिशियंस प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल विच आर पेंटेड इन द मार्जिन्स, बना के पेंट करते थे ऑफ द फोलियो अराउंड द मेन एपिसोड के आसपास को बाउंड्री बना के, मार्जिन्स बना के ऐसे पेंट करते थे, ठीक है। तो सोच सकते हो किस अकॉर्डिंग वो काम था। देखो ऐसी क्या है, मैं दिखा रही हूँ, पेंटिंग के लिए चले जाते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन उन्होंने कैसी बनाई है इसमें, ये देखो 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 देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है,
ये देखो, ये सब क्या है, मार्जिन्स है। क्या है ये सब, मार्जिन्स। हर चीज़ के पीछे उन्होंने एक बाउंड्री बनाई है। मैं एक बार ढंग से दिखा देता हूँ। ये मैं ढंग से दिखा देते हैं आपको एक चीज़। कलर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। रेड नहीं चलेगा, ये भी नहीं चल रहा, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। देखो ये क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। देखो ये भी सेक्शन बना रखे हैं आपने, ये भी सेक्शन बना रखे हैं, ये भी सेक्शन बना रखे हैं, ये भी सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, ये भी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन। और ये भी, ये भी, ये छोटा सा बना उसमें भी कंपार्टमेंट कर दिया। देखो ये सब क्या है, ये सब सेक्शंस बना रखे हैं अलग अलग चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए। दीज पेंटिंग्स वर लैविशली पेंटेड विद प्रोफ्यूज यूज ऑफ गोल्ड और लैपिस लजूली इंडिकेटिंग द वेल्थ। जो लैपिस लजूली है वो इंडिकेट करता है वेल्थ, मतलब बेसिकली क्या है, गोल्ड से बनाया, लैविश यूज बहुत यूज़ किया गोल्ड कलर का, लैपिस लजूली का। ये सब इंडिकेट करता है दैट द वेल्थ और सोशल स्टेटस जो है पैटर्न का वो कितना ज़्यादा है, कितना कम, ये चीज़ बताती है। ओवर एंड अबव दीज कैनिकल टेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ पतास, मंदालास और सेक्युलर नॉन कैनिकल स्टोरीज वर ऑल्सो पेंटेड फॉर द जैन कम्युनिटी। नॉन कैनिकल स्टोरीज भी उन्होंने बनाई थी जैन कम्युनिटी के लिए। बिसाइड जैन पेंटिंग दैट वर पैटर्नाइज बाय रिच मर्चेंट, जो जैन पेंटिंग्स के अलावा जो थी दैट वर पैटर्नाइज बाय द रिच मर्चेंट एंड डेडिकेटेड डिवोटीज। अब पैरेलल ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग एग्जिस्टेड, एक पैरेलल ट्रेडिशन दिखता है पेंटिंग का, जो एक्सेस करता है अमंग फ्यूडल लॉर्ड्स, वेल्थी सिटीजन and other such people during the late 15th and 16th century. Now अब ये बात क्या आती है, क्या हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है बता देती हूँ, मेन पॉइंट मैं बता रही हूँ कि इसमें बहुत चीज़ें फालतू की लिखी हुई हैं, सब कुछ से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन तो खैर ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर की जिस चार्ट से आएगा उसी को पढ़ना है, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ मैं मार्क करा दूँगी एट दी एंड, ठीक है। पढ़ा मैं पूरा रही हूँ, जहाँ पे ज़रूरी है ही नहीं, बिल्कुल फालतू लिखा है वो चीज़ नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आएगी नहीं उसको करने की ज़रूरत क्या है ना। उससे कभी कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं, कभी नहीं आए, तो अब आगे का पता नहीं, लेकिन उससे कभी बना ही नहीं है। और फाइनर्स, ठीक है, बोर्ड्स की बात है तो ठीक है। यूटीज़ में, बोर्ड्स में तो आई गेस बोर्ड्स में तो आता नहीं है, इससे यूटीज़ में आता है, यूटीज़ के लिए इससे पढ़ सकते हो। This style represents the indigenous tradition of painting before the formulation of court styles of Rajasthan और intermingling of Mughal influence। कह रहा है कि ये जो स्टाइल रिप्रेजेंट करता है इंडिजीनियस ट्रेडिशन उस पेंटिंग का बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्ट स्टाइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पेंटिंग की स्टाइल और मुगल स्टाइल की इन्वॉल्वमेंट के से पहले का ये सब स्टाइल, ठीक है। A large group of work of the same period portraying, बोल रहा है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ क्या है, वर्क ऑफ द सेम पीरियड पोर्ट्रेइंग हिंदू एंड जैन सब्जेक्ट। एक लार्ज ग्रुप है वर्क का, एक लार्ज ग्रुप है क्या, वर्क का ग्रुप ऑफ सॉरी ए लार्ज ग्रुप ऑफ वर्क्स ऑफ द सेम पीरियड पोर्ट्रेइंग हिंदू और जैन सब्जेक्ट दोनों देख रहे हैं, सच एज महापुराण, चौर पंचशिका, नायका परवान और द महाभारत, भागवत पुराण, गीता गोविंदा। देखो मैं तुम्हें बता दूँ एक चीज़, ये भागवत पुराण, गीता गोविंदा, महाभारत, रामायणा, रसमांजरी, रागमाला पेंटिंग, ये सब चीज़ें बहुत रिपीट होंगी, तो इन नाम को रट लो, क्योंकि देखा जाए तो हर में अगर तुम्हें एग्जाम्पल नहीं भी याद आ रहे ना, कुछ क्वेश्चन पूछा तो ये लिख दो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी में ये इन्वॉल्वमेंट है। एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन होगा कि जिसमें ये 5-6 पेंटिंग नहीं इन्वॉल्व होंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी, रटा दूंगी वो चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद दिस फेज एंड स्टाइल इज ऑल्सो कैजुअली रिफर्ड टू एज प्री मुगल भी हम कह सकते हैं, प्री राजस्थानी भी कह सकते हैं, विच इज लार्जली सिनोनिमस विद द टर्म इंडिजीनियस स्टाइल, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो यहाँ पे चीज़ आ गई ना, आई विल टेल यू।
यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? ऊपर लिखा है, यही वर्स है। पूरे में क्या बनाई है? ये क्या है? पेंटिंग का पार्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज पार्ट ऑफ पेंटिंग। ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? वर्स। अच्छा नहीं लिखा? कोई नहीं, हमेशा में डाल देते हैं। मैं तुम्हारा सेटिस्फैक्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वर्सेस, ठीक है। और ये पेंटिंग, ये भी अच्छा नहीं है। तो भाई तुम्हारे लिए सब कुछ। पेंट अब तो अच्छा है। देखो वेट, देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। डिस्टिंक्टिव स्टाइलिस्टिक फीचर इवॉल्व ड्यूरिंग दिस फेज। बहुत डिस्टिंक्टिव स्टाइलिस्टिक फीचर्स जो थे वो इवॉल्व हुए थे उस फेज के टाइम पे। एंड मतलब ये जो फेज चल रहा था 30 इनका जो ये फेज था ना उसमें, विद दिस ग्रुप ऑफ पेंटिंग अ पर्टिकुलर फिगर टाइप इवॉल्व। अब वहाँ पे ना एक पर्टिकुलर फिगर टाइप इवॉल्व हुआ उस टाइम पे विद एन इंटरेस्ट इन डिपिक्टिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ फैब्रिक। मतलब कि अब वो क्या करें, धीरे धीरे कपड़े जो थे फैब्रिक दिखा रहे थे लेकिन ट्रांसपेरेंट दिखा रहे थे। ओढ़नी दिखा रहे थे कि ओवर द हेड ऑफ द हीरोइन है, ड्रेप्ड है विद द स्ट्रिप एंड स्टैंडिंग एजेस पे। हाँ, तो ये क्या था कि उनकी हीरोइंस जो थी, रानिया जो थी उस टाइम की, उनके ऐसे दिखाया है कि उनका हेड कवर है, ड्रेप्ड है, वो उनके ऊपर साड़ी है, ठीक है, काइंड ऑफ साड़ी समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर वॉज कंटेक्चुअल। आर्किटेक्चर जो था वो बहुत कंटेक्चुअल होता था बट सजेस्टिव भी होता था। डिफरेंट काइंड ऑफ हेचिंग सी इवॉल्व फॉर द डिपिक्शन ऑफ वाटर बॉडीज and particular ways of representing the horizon, flora, fauna got formalized in this. All these formal elements make their way in the 17th century early राजस्थान पेंटिंग। इन सब फॉर्मल एलिमेंट्स ने अपना रास्ता बनाया कहाँ पे? 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी ना राजस्थान पेंटिंग, तो वहाँ पे ये सब जो भी ये लोग बनाते थे वो सब चीज़ें उसमें दिखी। ये सब सेम थीम्स उसमें भी जा रही थी, तो अच्छी नहीं थी मतलब। विद सेवरल रीजन्स इन द नॉर्थ, अगर हम देखें कुछ रीजन्स है नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट कमिंग में, मतलब जो वेस्ट की तरफ, अंडर द रूल ऑफ द सल्तनत डायनेस्टीज फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड द लेट 12th सेंचुरी अनदर स्ट्रेन आया इन्फ्लुएंस का। एक और इन्फ्लुएंस का एक वो आया, लहर आई, काइंड ऑफ वेव आई। उसमें क्या था दैट द पर्शियन, अच्छा देखो देखो बस ज़्यादा नहीं बचा है, इतना सही बचा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं, है ना। ये देखो देखो Persian, Turkey and Afghan percolated into the mainland and appeared in the paintings. लेटर क्या होने लगे, इधर भी पेंटिंग इन्फ्लुएंस कर गई, पर्शिया में भी, तुर्किक में भी, अफगान में भी, फिर बाद में इधर भी पेंटिंग्स होने लगी। पैट्रनाइज बाय द सुल्तान ऑफ मावा, ये सब जो पेंटिंग्स है कहाँ पे? इन द पैट्रनाइज बाय द सुल्तान ऑफ मालवा, गुजरात, जौनपुर और सच अदर सेंटर्स। विद फ्यू सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट इन दीज कोर्ट्स वर्किंग विद लोकल आर्टिस्ट। ये सब जो सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट थे इन कोर्ट्स में काम करते थे लोकल आर्टिस्ट के साथ। एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ पर्शियन फीचर भी इंडिजिनस स्टाइल लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अनदर स्टाइल दैट इज रिफर्ड टू एज सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें क्या आने लगा, फिर उसके बाद जो पेंटिंग पहले बनती थी उसमें पर्शियन स्टाइल भी आने लगा, जिसकी वजह से एक और स्कूल आया हमारे पास, सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड दिस रिप्रेजेंट मोर ऑफ अ स्टाइल से ज़्यादा था ये, ठीक है, देन अ स्कूल, मतलब ज़्यादा स्टाइल था इसमें स्कूल से ज़्यादा। दैट हैज़ अ हाइब्रिड पर्शियन इन्फ्लुएंस। Indigenous pictorial style, which is an interesting coming together of indigenous features as described earlier and Persian elements such as color palette, physiognomy, simplified landscape with decorative details. ये सब चीज़ें इसमें दिखती थी हमें, ये याद रखना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्टार मार्क करके चलना, क्योंकि ये थोड़ा सा पूछ भी सकता है, ठीक है, कि दैट द पर्शियन एलिमेंट्स कौन कौन, मतलब क्या था इसके फीचर्स क्या थे, पर्शियन फीचर्स, वो तुमसे पूछ सकता है वो, ठीक है।
अब जरा यहाँ जाओ। देखो, निमातनामा बुक ऑफ दिल्ली केसीज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ दिस स्कूल। जो निमातनामा है वो किसका एग्जाम्पल है? पर्शियन स्कूल का। वॉज पेंटेड एट मांडू में किया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नासिर शाह खलजी। याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज अ बुक, सिर्फ पढ़ लो, एक नजर मार लो। इट इज अ बुक ऑफ रेसिपीज विद अ सेक्शन ऑफ हंटिंग। एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हंटिंग का सेक्शन है। एंड ऑल्सो हैज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कैसे बनाते हैं, कॉस्मेटिक कैसे बनाते हैं, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, रिएक्शन और उसके यूजेस कैसे हैं। तो उस पेंटिंग में ये चीज दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? पहली चीज हंटिंग, दूसरी चीज मेडिसिन, तीसरी चीज कॉस्मेटिक, चौथा चीज परफ्यूम, डायरेक्शन ऑफ देयर यूज। एक बस इतना याद रख लो। पर्शियन स्टाइल का क्या था? कलर पैलेट थीम क्या थी? कलर पैलेट, फिजियोनॉमी, सिंप्लीफाइड लैंडस्केप विद डिटेल्स। और उसका एग्जांपल क्या है? निमातनामा। उसके कहाँ पे बनी थी? मांडू में, बस। और उसके बाद उसके बुक के अंदर क्या था? रेसिपीज थी विद अ सेक्शन ऑन हंटिंग और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम और कैसे उसको यूज करते थे, बस। दैट्स इट। स्टोरीज विद अंडरटोन्स ऑफ सूफी आइडियाज वर ऑल्सो गेनिंग। जो स्टोरीज थी विद अंडरटोन्स, जो कि सूफी आइडिया था, सूफी का आइडिया था, वो गेन कर रहा था फेवर, गेनिंग फेवर। एंड लॉरेंस चंदा पेंटिंग्स आर एग्जांपल ऑफ दिस जेंडर। लॉरेंस चंदा पेंटिंग जो थी वो इस जेंडर की क्या थी? एग्जाम्पल एक अच्छी खासी। अब देखो हमारे पास पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग है। क्या है हमारे पास? पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना। बहुत छोटा सा पार्ट है, तो निपटाओ इसको और इसको बाइंड अप कर देंगे। देखो, लाइक द जैन टेक्स्ट एंड पेंटिंग, जैसे कि जैन टेक्स्ट और पेंटिंग है, द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पालाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया ऑल्सो फॉर्म्स द अर्लीस्ट एग्जाम्पल। वो क्या करता है? पाला जो है, ये जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो है पाला की, ईस्टर्न इंडिया में था ये। ऑल्सो फॉर्म्स द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द 11th एंड 12th सेंचुरी में। इससे भी एक अर्ली एग्जाम्पल दिया। पाला पीरियड का सॉ द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ, सबसे लास्ट ग्रेट फेज जो था वो बुद्धिस्ट आर्ट था इंडिया में। सबसे अच्छा फेज कौन सा था? बुद्धिस्ट आर्ट वाला इंडिया के अंदर। मोनास्ट्री सच एज नालंदा, विक्रमशिला व ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए नालंदा और विक्रमशिला ग्रेट सेंटर्स थे एंड बुद्धिस्ट आर्ट के लिए एंड लर्निंग के लिए। एंड आर्ट एंड न्यूमरस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इलस्ट्रेटेड हियर। इन दो जगह पे क्या है? इलस्ट्रेट की गई है, बनाई गई है with Buddhist theme, image of Vajrayana Buddhist, deities on palm leaves. deities मतलब God, ठीक है। deities means, मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ। deities means God, ठीक है। दीज सेंटर्स ऑल्सो हैड वर्कशॉप फॉर कास्टिंग ऑफ ब्रोन्स। इनके सेंटर्स भी होते थे जिसमें वर्कशॉप्स दिखाते। दीज सेंटर, ये जो सेंटर्स है इधर वर्कशॉप्स भी होती थी फॉर कास्टिंग ऑफ ब्रोन्स इमेजेस। स्टूडेंट्स एंड पिलग्रिम्स जो होते थे, मतलब जो उस टाइम के थे टीचर्स वगैरह जो भी थे, मॉन्क्स वगैरह, फ्रॉम ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया केम टू दीज मोनास्ट्रीज फॉर एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए वो पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग के लिए जाते थे। कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया में। एंड टुक ए बैक स्पीशीमेंस को जाते थे ऑफ पाला बुद्धिस्ट आर्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज और इलस्ट्रेट करते थे मैन्युस्क्रिप्ट उनके ऊपर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, दिस प्रैक्टिस इनेबल्ड द डिस्पर्स। ये जो प्रैक्टिस चल रही थी उसे इनेबल कर दिया क्या? ओहो, ये क्या हो गया? This practice, the dispersal of Pala art to places such as Nepal, Tibet, Burma, Sri Lanka and Java. ठीक है, art to places such as नेपाल, तिब्बत, यहाँ पे क्या हुआ? ये और फैला। Unlike the terse line of Jan painting, a flowing and the sinus line and subdued color tones characterize Pala painting. Like at Ajanta, the structural style जो है पाला का वहाँ पे at monasteries and the painterly images have a similar language. A fine example of Pala Buddhist palm leaf manuscript is अष्टशस्त्रिका प्रजानर। देखो मैं सच बताऊँ, इसका कोई नीड नहीं है ये वाला। इसको जस्ट इसको बस याद, एक इसको छोड़ो, बता रही हूँ मैं। वेट, ये नाम याद रखने की जगह ये याद रखना, परफेक्शन ऑफ विजडम रिटन इन द 8000 लाइन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि परफेक्शन ऑफ विजडम कितने लाइन से बनी थी? तो परफेक्शन ऑफ विजडम जो है वो 8 लाइन्स में हमारी बनी थी। परफेक्शन ऑफ विजडम रिटन इन 8000 लाइन्स। पेंटेड एट द मोनास्ट्री ऑफ नालंदा, कहाँ बनी थी? नालंदा में इन द 15th सेंचुरी एंड ऑफ द रीजन ऑफ द पाला किंग रामपला इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर जो होता है 11th सेंचुरी का, उसमें कितने हैं? उसमें
जितने पेजेस है 6 पेजेस ऑफ द इलस्ट्रेशन एंड वुडन कवर्स पेंटेड ऑन बोथ साइड, वुडन कवर्स दोनों साइड पे पेंटेड है। पाला डायनेस्टी वीकेंड विद द कमिंग ऑफ, पाला डायनेस्टी कैसे कमजोर हुई, जब कब आया, मुस्लिम इन्वेडर्स आए। पाला आर्ट केम टू एन एंड इन द फर्स्ट हाफ, पाला एंड कहाँ पे खत्म होने लगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी में, वो आधा मतलब खत्म होने ही वाला था। व्हेन द मुस्लिम इन्वेडर्स अटैक्ड एंड कॉज डिस्ट्रक्शन टू द मोनास्ट्री। ठीक है, दिस वॉज द चैप्टर। ओके, ये बस ये हमारा ओवरऑल चैप्टर मैंने कवर कर दिया है, पूरा कवर्ड है ये। ठीक है, दिस इज द चैप्टर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन। अब उसके बाद देखो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं वो बता देती हूँ तुम लोगों को। ये लास्ट मिनट जो मैं बता रही हूँ ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से और सुनना, क्योंकि इसमें आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ वाला जो पार्ट मैंने बताया, ये तो याद रखना ही रखना ज़रूर से। ठीक है, ये पार्ट तो तुम याद रखना ही रखना, 1 मार्कर है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो मैं बताया, ठीक है, ये कि कैसे वो लिखते थे, ये तुम्हें तो वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि आगे फर्दर चैप्टर्स में बहुत बात ये है कि कहाँ पे क्या लिखते थे। बहुत मुगल पेंटिंग जो है उसमें भी बहुत दिखेगा, तुम्हें राजस्थानी में भी बहुत दिखेगा, तो इसका टेंशन मत लेना। ये तुम्हें अगर अभी याद नहीं होगा तो बहुत ईजी सा है, मैं हर एक चैप्टर में आएगा तो हर एक में अगर बेसिक से बेसिक होगा तो उसे भी डिस्क्राइब करूँगी, उसकी टेंशन मत लेना। बहुत बेसिक टू बेसिक से स्टार्ट करके तुम्हें पढ़ाऊँगी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम देखो और जो कुछ पेंटिंग्स मैंने बताई थी अभी मैं मेंशन कर देती हूँ नीचे। ठीक है, ये देखो, रुक जाओ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द लूज पोजर्स आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हो, और क्या पढ़ सकते हो, रुको, मतलब इम्पोर्टेंट ज़रूर से याद रखना है वो चीज़। ठीक है, ये देखो बता रही हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मार्क करके रखना। ठीक है, पूछ ही सकता है, पूछा भी गया, यूट्यूब में पूछा गया है, एग्जैक्टली पूछा गया है, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं इसका मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगी एक दिन, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ले जाऊँगी। ठीक है, तो उसका टेंशन तो नहीं लेना ही चाहिए तुम लोगों को, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा याद, बस स्टोरी बस एक बार रीड आउट कर लेना अपने आप से भी, एनसीईआरटी पर रीड मार लेना, तो तुम्हें एक बार आइडिया हो जाएगा और एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ओके। पेंटिंग भी यार, इसमें पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया, वैसे मैंने सब कुछ लिखा ही दिया तुम लोगों को, कुछ मैंने ऐसे छोड़ा ही नहीं है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँ। ये भी 1 मार्क में आता है। ठीक है, 14th सेंचुरी, ये सब चीज़ें, वाटर पकलीस मैंने लिखा है यहाँ पे, को पकलीस मैंने बता दिया। ये वाला जो पॉइंट है इसको भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं है, देखो कुछ भी भूलने की चीज़ तो होती नहीं है, बस तुमको याद रखना है। पेंटिंग देख देख के, देखो मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ मैं कैसे याद करती थी। ये पेंटिंग देखी मैंने ये पेंटिंग देखी, ठीक है, आप उस पेंटिंग को देख देख के याद रखती थी। मैंने अगर एक बार अपने दिमाग में पेंटिंग बिठा लोगे ना, तो तुम अपने आप भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि पेंटिंग में क्या क्या होता है। और जो तुम्हें फाइनल से तुम्हें पता ही होगा, वो सब बहुत लोग अपने इंटरेस्ट से नहीं एज ए एडिशनल भी ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, तो चलता है, तभी तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं ऐसा तुम्हें समझा दूँगी, दिमाग में घुसा के रखूँगी तुम्हारे। ठीक है, देखो ये देखो, मैंने इसीलिए इससे समझाया था थोड़ा तुम लोगों को। एक ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, देखो इसमें देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, ये बहुत
बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा, ये तुम अपने आप से बता सकते हो, खुद से उसे तुम लिख सकते हो कि ये चीज़ है। अब देखो ये भी चीज़, ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, लग रही है ना कि है, ये तो मैं सोचा लग रहा है, ये है इम्पोर्टेंट, एक्चुअली पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने मार्क कर दिया इम्पोर्टेंट में, मैं इसे पे हाईलाइट कर देती हूँ, तुम तो देखोगे तो हो नहीं। जिनोगामी और जो ये भी है, और ये लाइन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो बीच में लिखी है, तो मुझे हाईलाइट ही नहीं किया है। ठीक है, बाकी हो गया। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है इस एक लेक्चर में। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसके सारे क्वेश्चंस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले एक बार डिस्कस करवा दूंगी, या फिर इसका जो क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें कोई करवा देते हैं, टीचर बोलते हैं, तो मैं उसका आंसर तुम्हें लिख के डाल दूँगी। ठीक है, एज नोट्स की अगर बात करोगे तो रही बात नोट्स की, मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें यहाँ लिख के बता देती हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी स्क्रीन मैंने तो ली नहीं है ना। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड कर दूँगी। देखो नहीं छोटा हो जाए, देखो notes I will provide you on my telegram channel। ठीक है, नो अच्छे से लिखा नहीं है, चलो भाई तुम पूरा अच्छे से लो। नोट्स वाईटी के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे ये दो जगह तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तुम्हें नोट्स इसके प्रॉपर प्रोवाइड करूँगी, लिख के खुद से बना के। ठीक है, और रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है तो वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो भी मैं कवर कराऊँगी तुम्हें। कवर इन नेक्स्ट वीडियो, ये नहीं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हें मैं ये नेक्स्ट वीडियो में नहीं कराऊंगी। आई विल वीडियो पे मैं इसे तुम्हें बता दूंगी, इसमें नोट्स में ही प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, नोट्स ये हट से मैं कुछ चाहता नहीं लिखना, ये पेन ही नहीं चाह रही। ओ भाई साहब क्या हो रहा है। नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों तुम्हें कहाँ मिलेंगी, इससे मिलेंगी। ठीक है, बोथ मैं बना देती हूँ डिफाइनर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं तुम्हें बताती हूँ, नोट्स यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं तुम्हें इस पर अच्छे से अच्छे लाइक करना। ठीक है, देखो व्हाट आई वांट इज़ योर सपोर्ट, लाइक व्हाट आई वांट। मेरे देखो वीडियोस फाइन आर्ट्स की आएंगी, आती रहेंगी, पर मेरा को एक सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, लाइक कमेंट
सब्सक्राइब। मुझे तुम्हारा ये सपोर्ट चाहिए, ये प्यारा सा एक सपोर्ट चाहिए मुझे तुम लोगों का, ठीक है क्यूटीज? मुझे बस ये प्यारा सा सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। और नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारी राजस्थान पे, ठीक है? राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और जैसे जैसे होता जाएगा तो हम फॉलोवर्स का, अगर तुम्हें देखो लाइव चाहिए तो तुम्हें सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये सब्सक्राइबर मेरे बढ़वा दो, तुम्हें लाइव वीडियोज़ आने लगेंगी, ठीक है? ओके, so now I am closing this, I am winding up with this, okay? And no special practice मैंने बता दी है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना गाइस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।